क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जो था हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि नेशनल इनकम में जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो कौन सी है, वो है प्रोडक्शन मेथड, राइट। और प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले हमने बात की थी जीडीपी के बारे में। और जीडीपी में मैंने आपको ये बता दिया था कि किसी भी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जितना भी टोटल इनकम हो रहा है वो उस कंट्री का क्या कहलाता है, वो जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा उसका फाइनल प्राइस, मार्केट प्राइस जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कंट्री में एक चीज़ ऐसी होती है जो जीडीपी का पार्ट नहीं होती, और कंट्री की टेरिटरी के बाहर होती है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी वो जीडीपी का पार्ट होती है, वो होती है एम्बेसी, या उसको आप दूतावास के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस कदर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का मतलब फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टोटल आपने प्रोडक्शन किया, चाहे वो गुड्स का हो और चाहे वो सर्विस का हो, तो गुड्स और सर्विस के टाइम ड्यूरेशन पर, गुड्स और सर्विस के जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उनके बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो उनका जो प्राइस होगा उसका सम उस कंट्री का जीडीपी कहलाएगा। तो इतनी बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है। तो उसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको ये देखा बताया था कि अभी आईएमएफ के हिसाब से, अगर आपसे सोर्स यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो आईएमएफ जो है वो ये बोल रहा है कि अभी इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। और पहले हमने जो ये देखा था उसका ग्रोइंग रेट का अनुमान लगाया था वो 8.2% था, अभी जो है वो 7.4% है। बाकी कंट्री को आप देखोगे, चाहे यूएसए हो या यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री जो यूके हो, चाइना हो, या रिमेनिंग जो वर्ल्ड है, उनमें कहीं पर भी आपको आधे के आसपास भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यूएस का जो ग्रोथ रेट है करंट में वो 2.3% के आसपास है। यूरोपियन यूनियन जैसी जो चीज़ें हैं या यूरोजोन वाला जो एरिया है उसका 2.6% के आसपास है। यूके का 3.2% है, चाइना 3.3% है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि अभी सबसे फास्ट जो ग्रो कर रही है कंट्री वो कौन सी है, वो है इंडिया। इसलिए इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ये टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बीता वैसे वैसे कंट्री की जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। 1981 में आप जीडीपी देखो और 2022 में जब जीडीपी देखोगे तो उस जीडीपी के बेस पे कंट्री की रैंकिंग डिसाइड होती है। और करंट में 191 कंट्री में हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है, ये भी आपने देख लिया था, राइट। अब बात आती है जीडीपी की। तो जीडीपी की डेफिनेशन में आपको एक चीज़ ज़रूर ये याद रखनी है कि जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ना कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ये देखा जाएगा कि क्या टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन है, टेरिटरी के अंदर है तो हमारे जीडीपी का पार्ट है, नहीं है तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है। अब जब मैं वहाँ तक हमने बात कर ली थी कि जीडीपी आखिर होता क्या है, अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो किस किस बेस पर किया जाता है। तो हमारे पास में तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक है जीडीपी एट बेस प्राइस, जिसको रियल जीडीपी या इसी को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है, ठीक। इसको वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक। और तीसरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको लागत मूल्य आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस प्रकार की दिखाई देती है कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन होगा वो तीन तरीके से होगा। एक कैसे होगा, जीडीपी एट बेस प्राइस, ठीक है, जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो नॉमिनल भी कहलाता है, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से भी हम जानते हैं। अब एक एक करके हम इसका कैलकुलेशन की अगर बात करें तो वो किस प्रकार से होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रियल जीडीपी की,
और नॉमिनल जीडीपी की। तो ये दो चीजों की हम बात करते हैं, ठीक है। आपको जीडीपी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो आपने क्या देखा है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विस का, उसका जो फाइनल मार्केट प्राइस है उसका सम उस कंट्री का जीडीपी है। दो चीजें आपको चाहिए, एक कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो एक आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोडक्शन, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट है चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो उसका प्राइस क्या है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपके पास में दो चीजें हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रियल जीडीपी है, इस रियल, देखिए आपको दो ही चीजें चाहिए जीडीपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप जीडीपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो रियल जीडीपी है, या अगर मैं पहले नॉमिनल की बात करूँ या मार्केट प्राइस बेस्ड बात करूँ, तो ये क्या देखता है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन देखा जाता है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्शन देखा जाता है या उत्पादन देखा जाता है, वो उत्पादन करंट ईयर का देखा जाता है, वो देखा जाता है वर्तमान वर्ष का, ठीक। और यहाँ पर जो प्राइस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं करंट ईयर का। बोले सर क्या ही अंतर हो गया, कोई अंतर नहीं है, प्रोडक्शन और प्राइस दोनों एक ही साल है ना। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, बोला जाएगा कि भाई ये चीजें हैं, जैसे अगर मैं इसको आपको यहाँ बताऊं कि ये कंट्री की टेरिटरी है, ठीक। अब यहाँ पर जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या है वहाँ, टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है जैसे मान लीजिए कि हम अप्रैल जून इस 3 महीने का क्या कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम अप्रैल का 2022 हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस महीने में चीज़ें जो हैं वो कितनी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन, यहाँ गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन देखने को मिला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि करंट में आप क्या कर रहे हो, आप ईयर 2022 में आप क्या कर रहे हो, आप रियल जीडीपी का भी कैलकुलेशन कर रहे हो और आप नॉमिनल जीडीपी का भी कैलकुलेशन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। अब होगा कैसे, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो वहाँ प्रोडक्शन ही लिया जाएगा, और जब रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो वहाँ पर प्राइस लिया जाएगा। लेकिन जब रियल जीडीपी कैलकुलेट होगी तो क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो लिया जाएगा करेंट ईयर का, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम यहाँ पर बनाया हुआ है। और जो प्राइस होगा वो लिया जाएगा बेस ईयर का, ठीक है। यहां पर चीजें किस तरीके से ली जाएंगी कि जो प्रोडक्शन है वो करंट ईयर का है, और जो प्राइस है वो कैसा है, वो बेस ईयर का है। बात समझ आ रही है। प्रोडक्शन जो है वो करंट ईयर का है और प्राइस जो है वो बेस ईयर का। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्शन करंट ईयर का है और प्राइस जो है वो बेस ईयर का। आप देखिए ईयर 2022 में आप क्या कर रहे हो, आप जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस, उन सब का फाइनल जो प्राइस होगा, है ना। पहले तो ये देख लीजिए क्वांटिटी कितनी है, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट का है जब आप रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करोगे, और नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करने में भी प्रोडक्शन जो है वो 10 यूनिट का है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन दोनों के लिए करंट ईयर का ही लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आपको यहाँ तक इतना आइडिया लग गया कि हमको जो प्रोडक्शन है वो किसके आधार पर करना है, जो करंट ईयर में प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे। तो रियल और नॉमिनल दोनों के लिए 10 ही यूनिट के बेसिस पर आप प्रोडक्शन करोगे, राइट। अब बात आती है किसकी, प्राइस की। अब प्राइस की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि करंट ईयर का ही प्राइस ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उन सब का जो एवरेज प्राइस है, या एक प्राइस जो है वो कितना है, वो हम मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं 10 रुपए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 10 रुपए है, प्रोडक्ट कितने हैं, वो हैं 10 यूनिट के। तो टोटल जीडीपी जब आप क्या करो, सारे प्रोडक्ट के, गुड्स एंड सर्विस के जो मार्केट प्राइस है उसको आप ऐड कर दो तो वही तो जीडीपी है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, 100 रुपीज की।
बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जीडीपी कितनी नजर आ रही है? 100 रुपीज की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट कितने हैं, यूनिट कितनी है, 10 यूनिट, लेकिन प्राइस कितना है? तो आपने क्या देखा? आपने बेस ईयर देखा। बेस ईयर कौन सा इसके लिए करंट में अभी? तो बेस ईयर है 2011-12। बात समझ में आ रही है? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2011-12। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्राइस है वो कौन सा लिया जाएगा? ये लिया जाएगा 2011-12 का। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कितना था? वो था 8 रुपए। तो टोटल मिलाकर हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 80 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि जब रियल जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ तो प्रोडक्शन करेंट ईयर और प्राइस बेस ईयर, जब नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ तो प्रोडक्शन करेंट ईयर और प्राइस जो है वो भी करेंट ईयर का लिया गया। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि करेंट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट का है, तो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो गया, लेकिन प्राइस यहाँ पर हो गया 8 रुपए और यहाँ पर प्राइस हो गया 10 रुपए। तो 10 यूनिट के ही प्रोडक्शन करने पर यहाँ जीडीपी 80 रुपए की दिख रही है और 10 यूनिट की ही प्रोडक्शन करने पर यहाँ जीडीपी 100 रुपीज की दिख रही है। बोले सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? जीडीपी तो बेस होती है किस पर? जीडीपी बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर। जितना ज्यादा प्रोडक्शन, मोर जीडीपी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर चीजें किस तरीके की दिख रही हैं कि यहाँ 80 रुपीज जो है वो 10 यूनिट के प्रोडक्शन के बाद ही है और 100 रुपीज जो है वो 10 यूनिट के प्रोडक्शन के बाद। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब मैंने इस प्रोडक्शन को 10 यूनिट की जगह 20 यूनिट कर दिया। जैसे ही 20 यूनिट प्रोडक्शन हुआ और 8 रुपए के रेट से प्राइस हुआ तो यहाँ जीडीपी क्या हो गई? 160 रुपीज की हो गई, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पर हूँ और मैं 20 यूनिट करता हूँ और प्राइस हम 10 रुपीज ले रहे हैं तो जीडीपी कितनी दिख रही है? 200 रुपए दिख रही है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि सर अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी, चाहे वो रियल हो चाहे वो नॉमिनल हो, राइट। लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर तो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ रही है, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन के बढ़ने से तो बढ़ ही रही है, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन हो रही है। लेकिन और क्या फर्क है? सर यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से भी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। जीडीपी का मेन बेस क्या है? जीडीपी जो है वो किस पर बेस्ड होती है? तो जीडीपी बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर, है ना। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखाई दे रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने से इंक्रीमेंट, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से डिक्रीज। तो यहाँ जीडीपी टोटली बेस्ड होती है किस पर? जीडीपी बेस्ड होती है टोटली प्रोडक्शन पर, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है वास्तविक, इसलिए इसको नाम दे देते हैं रियल। लेकिन यहाँ पर क्या है? नॉमिनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोडक्शन का असर तो दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस का भी असर दिख रहा है। अब मान लीजिए यहाँ तो मैंने इन्फ्लेशन का केस डाला है कि प्राइस बढ़ गए, अगर मैं डिफ्लेशन का केस डाल दूं और प्राइस को 5 रुपए कर दूं तो 5 रुपए करने के कारण भी जीडीपी जो है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ यहाँ डिफ्लेशन का भी असर दिखता है और सिर्फ प्रोडक्शन के कारण फ्लक्चुएशन नहीं होता बल्कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सब के कारण इस जीडीपी में फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल, इसलिए इसको बोलते हैं नाम मात्र की। और ये सिर्फ बेस्ड होती है किस पर? ये बेस्ड होती है प्रोडक्शन पर, इसलिए इसको बोलते हैं रियल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि रियल जीडीपी करेंट ईयर का प्रोडक्शन, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर 2011-12 है। नॉमिनल जीडीपी करेंट ईयर का प्रोडक्शन, बेस ईयर का प्राइस, सॉरी करेंट ईयर का प्रोडक्शन और करेंट ईयर का प्राइस। तो ये फर्क है। रियल जीडीपी प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ेगी और प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन होगी, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्शन के बढ़ने से तो बढ़ेगी ही, प्रोडक्शन के डाउन होने से डाउन होगी, लेकिन प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज होगी और प्राइस के डाउन होने से भी डिक्रीज होगी। तो वहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का भी असर जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा जो इसमें टाइप होता है जिसको आप जीवीए के नाम से जानते हैं, है ना, तीसरा जो इसमें टाइप है तीसरा इसमें जो टाइप है वो है फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी, है ना। जनरली ये लगता है बच्चों को कि सर ये कौन सा नया प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें, फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, GVA या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, राइट। यहाँ पर इसको पहले आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा गया कितने में, 100 रुपीज़ में, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ जो है वो क्या कर दी, एज अ सब्सिडी दे दी, है ना। तो गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ सब्सिडी दी, जो तो प्रोड्यूसर को क्या फ़र्क पड़ेगा, जो प्रोड्यूसर होगा उस प्रोड्यूसर के जेब से अब सिर्फ 50 रुपए ही जाएंगे। तो उसकी जो लागत हो गई वो क्या है एक्चुअल में लागत तो 100 रुपए उस प्रोडक्ट की, लेकिन प्रोड्यूसर के जेब से कितने गए, 50 रुपए गए, तो ये उसकी नॉमिनल कॉस्ट हो गई। अब ये प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में जब बेचा जाएगा तो उस पर प्रॉफिट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे। तो टैक्सेस जुड़ने के बाद में यहाँ पर जो उसका प्राइस हुआ 70 रुपीज़, ये क्या हो गया, ये हो गया मार्केट प्राइस, राइट। तो बोले कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, अभी 2 मिनट में मैं आपको जीवीए कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना आसान है। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट, ये है प्रोडक्ट को मिलने वाली सब्सिडी, ये है नॉमिनल कॉस्ट, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि सर जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें जब सब्सिडी ऐड करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी जो है वो क्या कर रही है, वो चीज़ों को माइनस कर रही है, राइट। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं सर वो प्राइस में इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में मार्केट प्राइस है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास में क्या है, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस है तो आप क्या करिए, आप वैसी चीज़ों को प्लस कर दीजिए जिन चीज़ों ने पहले माइनस की हुई है। तो सब्सिडी मिलने से प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ है, चीज़ें माइनस हुई थी, तो आप सब्सिडी को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, है ना। और ऐसी चीजें जो पहले ऐड हो रही थी उनको आप क्या कर दीजिए, माइनस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस। अब यहाँ देखिए इसको, मार्केट प्राइस कितना है आपका, 100 रुपीज़ है, ठीक है। आपका सब्सिडी कितना है, 50 रुपीज़ है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 20 रुपीज़ है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस जरूर करेंगे। जो चीज़ें पहले प्लस हुई हैं उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूँ, एक्चुअल कॉस्ट मार्केट प्राइस, प्राइस जो है, ठीक है, माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार की दिख रही हैं कि यहाँ देखिए जैसे 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ को आपने माइनस किया और 20 रुपीज़ को आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस में 100 और ये आ जाएगा आपका 70 रुपीज़, यही तो आपका एक्चुअल कॉस्ट था। बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें थोड़ा सा रेट जो है वो बदल के देखते हैं, ठीक है, चीज़ें किस प्रकार की दिखती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 100 रुपीज़, है ना, आपको मार्केट प्राइस से चीज़ें निकालनी है, राइट। तो आपके पास में क्या है, मार्केट प्राइस है ना, तो हम चीज़ों को गलत वैल्यू ले रहे थे इसलिए तो गलत आ रहा है। चलो यहाँ देखिए, एक्चुअल कॉस्ट निकालना है किससे, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना है, 70 रुपीज़। सब्सिडी को ऐड करना है, कितना हो गया, 50 रुपीज़, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको माइनस करना है, कितना है, 20 रुपीज़। तो 70 50 120 माइनस 20, ये कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 100 रुपीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल कॉस्ट हमारा यहाँ पर भी तो यही था, ठीक है। तो आपके पास अगर मार्केट प्राइस होगा ना तो आप आराम से एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हो। बोले सर इतनी बातें हमने क्यों की, हमने क्यों मार्केट प्राइस से एक्चुअल कॉस्ट निकालने की कोशिश की। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मार्केट प्राइस पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, उसको आप बोलते हो नॉमिनल जीडीपी,
मार्केट प्राइस पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप बोल देते हो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड जो जीडीपी होती है उसको आप बोल देते हो फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी या फिर जीवीए। तो जीवीए अगर निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी में से सब्सिडी को प्लस करिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, जीवीए इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, तो आपका फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी जो है वो आराम से निकलकर सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जीडीपी के 3 अलग अलग फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने क्या देखा है प्रोडक्शन मेथड में, आपने जीडीपी के बाद देखा है जीएनपी, ठीक है। आपने जीडीपी के बाद क्या देखा है, आपने देखा जीएनपी। तो आपको जीडीपी तो कैलकुलेट करते आ गया, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम जीएनपी की। तो जीडीपी के तीनों फॉर्म में आपको कैलकुलेशन आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि रियल जीडीपी क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि जीवीए जो है वो क्या है, ठीक। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। है ना। तो यहाँ पर अगला जो है वो क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मानिए कि ये क्या है, ये है इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो गया है इस कंट्री की टेरिटरी के अंदर। तो ये टेरिटरी के अंदर वाला सीन तो आपने जीडीपी में कैलकुलेट किया है, तो इसको अलग से कैलकुलेट की जरूरत नहीं है। ये मानिए ये है रिमेनिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये इसमें बाकी सभी कंट्री आ गई। तो कुछ इंडियन कंपनी जो है वो अलग अलग देशों पर है, ठीक है, और कुछ फॉरेन कंपनी जो है वो यहाँ पर है। अब होता क्या है, रिमेनिंग वर्ल्ड है ये, ठीक है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर फॉरेन कंपनी काम कर रही है ना, वो अपने कंट्री में वो क्या करती है, वो अपने कंट्री में अपनी टोटल इनकम का एक हिस्सा वापस भेजती है, और जो बाहर हमारे इंडियन कंपनी काम कर रही है वो अपने कंट्री में अपनी टोटल इनकम का एक हिस्सा अपनी यूनिट को वापस भेजती है। तो इंडिया के बाहर जो चीजें जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एमआई काम कर रही है, तो एमआई जितना भी प्रॉफिट कमाएगी यहाँ पर उसका एक हिस्सा अपनी हेड ऑफिस, अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस चाइना को जो है वो वहां पर भेजेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एमआई की जैसी जितनी भी कंपनी है, ठीक है, वो पैसा बाहर भेज रही है और उनको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है नेट आउटफ्लो, ठीक है। उसी तरीके से जो पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है उसको बोला जाता है नेट इनफ्लो। बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोल देते हैं, नेट इनफ्लो। बाहर जाने वाला आउटफ्लो, अंदर आने वाला इनफ्लो, राइट। तो यहां पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं कि भाई आपको जीएनपी कैलकुलेट करना है। जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जीडीपी से कुछ बाहर जा रहा है और जीडीपी में कुछ अंदर आ रहा है। तो जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ नीचे देखिए, तो यहाँ आप करो जीडीपी में जो चीजें अंदर आ रही हैं, जो अंदर आ रही हैं उसको ऐड कर दो। आपने बोला नेट इनफ्लो ऐड हो गया, और जो चीजें बाहर जा रही हैं उसको आप माइनस कर दो, आपने बोला नेट आउटफ्लो हो गया। तो यहाँ पर जो जीडीपी है वो ऐसे कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कि आपकी जीडीपी आपने कितनी कैलकुलेट की थी, 100 रुपीज, ठीक है। आउटफ्लो के फॉर्म में पैसा कितना बाहर गया, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज जो है वो तो माइनस हो जाएगा। नेट इनफ्लो के फॉर्म में कितना पैसा बाहर गया, तो मान लीजिए कि वो गया 40 रुपीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनफ्लो जो है अंदर आया वो हो जाएगा 40 रुपीज़, माइनस बाहर गया वो हो जाएगा 20 रुपीज़, ठीक है। तो 140 माइनस 20 इक्वल टू 120। तो आपका जो जीएनपी है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 120। जीडीपी कितना था, वो था 100। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या जीएनपी हमेशा जीडीपी से ज्यादा रहेगा, जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, क्या हमेशा ऐसी ही कंडीशन बनेगी क्या, है ना। यहाँ पर तो समझ में आ गया ना कि जीडीपी जो है वो 100 रुपीज की है, जीएनपी जो है वो 120 की है।
तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं कि सर क्या जो जीडीपी है वो हमेशा जीएनपी से कम ही रहेगी क्या, या जीएनपी जो है वो हमेशा जीडीपी से ज्यादा ही रहेगी। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कंट्री में आउटफ्लो और इनफ्लो जो है वो कितना है। अगर मान लीजिए कि आपके कंट्री का आउटफ्लो जो है वो कम हो रहेगा किससे, इनफ्लो की सिचुएशन में, तो उस केस में जीएनपी हमेशा ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये कब होगी, जब ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये कब होगा, जब आपका आउटफ्लो जो है वो कम होगा इनफ्लो से, राइट। अब ये सिचुएशन कब बनेगी, जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। ये तब बनेगी जब आपका आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, इनफ्लो से, है ना। और ये सिचुएशन कब बनेगी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। ये तब बनेगी जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। बात समझ में आ रही है। तो तीन सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जीएनपी और जीडीपी इक्वल कब होंगे, जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगा, क्योंकि कुछ अंदर नहीं कुछ बाहर नहीं, है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी का फॉर्म आपने देखा है ना, फर्स्ट क्लास में हम बात कर रहे थे। दूसरा, जीएनपी जीडीपी से ज्यादा कब होगा, जब आउटफ्लो कम हो जाएगा इनफ्लो से, ठीक। जीडीपी जीएनपी से ज्यादा कब होगा, जब आउटफ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा इनफ्लो से। तो ये तीन केस है जो आप ध्यान रखिएगा। और पूरा खेल जो है वो किसका, आप ये डायग्राम याद रखिएगा तो आपको चीजें आराम समझ में आ जाएंगी कि अगर जीडीपी से, ये क्या है, ये इंडिया के सेंस में जब आप बात करोगे तो इंडिया की जीडीपी ही तो है ये, राइट। इस जीडीपी से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और इस जीडीपी में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो जो चीज इनफ्लो के फॉर्म में उसको ऐड कर दो, जो चीज आउटफ्लो के फॉर्म में बाहर जा रही है उसको माइनस कर दो, जो अमाउंट आपके पास में बचेगा वही क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई, है ना। अगला जो आपने बात किया था, ग्रॉस फॉर्म में आप जीडीपी को देख लिए, ग्रॉस फॉर्म में आप जीएनपी को देख लिए। अब बात आती है नेट की। तो नेट क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेट का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डिप्रेशिएशन, राइट। तो ग्रॉस माइनस डिप्रेशिएशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है आपको, ये क्या है, ये है एनएनपी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको नेशनल प्रोडक्ट के से ही डिप्रेशिएशन को माइनस करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ग्रॉस वैल्यू है नेशनल प्रोडक्ट की, उससे डिप्रेशिएशन को माइनस करना है, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू क्या बोलते हो, जीएनपी। तो ये डिप्रेशिएशन जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिप्रेशिएशन डिसाइड कर रही कंपनीज, ठीक है। तो ये कंपनीज डिसाइड कर रही है, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सेम ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस तरीके से दिख रही है कि जीएनपी से डिप्रेशिएशन गया तो बचा एनएनपी, डिप्रेशिएशन कंपनी, इसलिए सेम रहेगा वर्ल्ड में, इसलिए अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। और फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप बोलते हैं एनडीपी। इसमें क्या करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है नेट वैल्यू। तो आप ग्रॉस वैल्यू किसकी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या कर दीजिए, डिप्रेशिएशन माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। इसलिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को आप कंपेयर नहीं करते हो। बात समझ में आ रही है। तो आप जब कंट्रीज को कंपेयर करोगे इन चारों के बेसिस पर, तो आप जीडीपी के बेस पे, जिसके बेसिस पे मैंने दिखाया आपको कि 5th पोजीशन पर है, जीएनपी के बेस पर, एनएनपी के बेस पर आप कंपेयर करोगे, राइट। तो यहाँ पर इतनी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, क्लियर। तो यहाँ पर एनएनपी करना है तो जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन, और एनडीपी निकालना है तो जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना है, उसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मेंशन है, जीवीए निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, बोले ठीक है। जीडीपी जीएनपी निकालना तो नॉमिनल जीडीपी प्लस नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो, ये भी ठीक है। अभी अभी हम बात करें, एनएनपी निकालना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रेशिएशन माइनस डिसाइडेड बाय कंपनी, है ना। तो ये सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आप एनडीपी की बात करोगे, है ना, जब आप किसकी बात करोगे, एनडीपी की, तो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो ये वेरी करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, इसलिए इसके बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये एक चीज हो गई।
अब अगला जो टर्म है आपके पास में है ना, ग्रीन जीडीपी से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है वो आप देख लीजिए। जैसे नेशनल इनकम तो आपको पता चल गई, एक दूसरा जो टर्म है वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रीन जीडीपी की। तो ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। ग्रीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि सर कुछ पर्यावरण की स्थिति है, पर्यावरण संरक्षण जैसी कुछ स्थिति है। तो ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जीडीपी में इंक्रीमेंट बोलते हैं, तो वहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई देती हैं कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और प्रोडक्शन करने के लिए या तो आप प्राइमरी में जाओ, सेकेंडरी में जाओ, टर्सरी में जाओ, है ना। अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी की बात करते हो तो वहां पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि आपको उस चीज के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो लैंड की रिक्वायरमेंट में आप क्या कर देते हो, आप जंगलों की कटाई करना, डिफॉरेस्टिंग करना चालू कर देते हो। उसको डिफॉरेस्टिंग करके आपने इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट कर लिया। तो इंडस्ट्री लगा ली तो उससे क्या हुआ, केमिकल जो है वो पानी में, नदियों में जाकर मिल गया, केमिकल जो है वो सॉइल में जाकर मिल गया, उससे धुआं जो निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन की इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं चीजें इस प्रकार की दिखती हैं कि आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को क्या करते हो, लॉस पहुंचाते हो, आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो। तो ये अगर मान लीजिए कि आपका जो पूरा पर्यावरण है और उसमें इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में जितना भी इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है, उसको आप एक काम करिए, उसको एक मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड कर दीजिए। तो आपने पेड़ों की कटाई की, तो आप मान लीजिए अगर 10 पेड़ काटे तो आप बोल दीजिए कि वहां पर हमने 10 रुपए के बराबर पेड़ काट दिए। एयर पॉल्यूशन हुआ तो आप बोल दीजिए हमने 10 रुपए के बराबर एयर पॉल्यूशन किया। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन हुआ तो आप बोल दीजिए कि हमने 10 रुपए के बराबर किया। तो टोटल मिलाकर आप ये बोलिए कि हम 30 रुपए के बराबर हमने क्या किया है, हमने हमारे इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाया। बात समझ में आ रही है? टोटल मिलाकर आप बोल दीजिए कि आपने क्या किया, आप अपने इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड हुई है, जीडीपी कितनी है आपकी, 100 रुपीज। इन्वायरमेंटल लॉस वाली पोजीशन जो है वो कितना है वैल्यू उसकी, आप बोल रहे हो 30 रुपीज। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, आप अपने जीडीपी से इन्वायरमेंटल लॉस की मॉनेटरी वैल्यू को घटा देते हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आता है वही क्या कहलाता है, वही उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सॉरी, वही उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस कंट्री का ग्रीन जीडीपी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रीन जीडीपी का कैलकुलेशन करते ही इसलिए है ताकि अगली बार कंट्री सुधारे चीजों को। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्रीन जीडीपी आपका जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि आपका ये इन्वायरमेंटल लॉस वाला हिस्सा उतना कम है। और इनके जीडीपी और ग्रीन जीडीपी के बीच का जो गैप है, ये जितना ज्यादा आपको दिखेगा, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल लॉस किया। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कंट्री में जब आप इन्वायरमेंटल लॉस वाले हिस्से की मॉनेटरी फॉर्म किया, मॉनेटरी वैल्यू को आप क्या करते हो, जीडीपी से माइनस करते हो, तो वहां पर क्या बोल दिया जाता है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ग्रीन जीडीपी है। राइट, तो यहाँ पर आपने अलग अलग चीजें देख ली हैं, जीडीपी देख लिया, जीएनपी देख लिया, एनएनपी, एनडीपी जैसी चीजें देखी। और जीडीपी का कैलकुलेशन आपने देख लिया कि रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी या जीवीए जैसी चीजें जो है वो क्या है। ठीक है, तो जीडीपी या नेशनल इनकम से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए।